दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन जो राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे उनको स्टार्ट किए थे और बिजोलिया किसान आंदोलन स्टार्ट किए थे। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो फर्स्ट जो चरण था, प्रथम चरण था, वो अपन पढ़ चुके थे। आज द्वितीय और तृतीय चरण पढ़ेंगे और बिजोलिया आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। देखिए, अपन पिछली क्लास का अगर रिवीजन करें तो सबसे पहले बिजोलिया आंदोलन की बात करे थे। देखिए, इसमें बात की थी जो बिजोलिया था, मेवाड़ के जो 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे उनमें से एक था। ठीक है। देखिए, राणा सांगा ने अशोक परमार को यूपी के जगनेर से बुलाकर ऊपर माल की जागीर दी थी और जो इसका मुख्य केंद्र था बिजोलिया। ठीक है। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। देखिए, इसके बाद में अपन बात किए थे जो ये आंदोलन हुए क्यों थे, ये बिजोलिया आंदोलन क्यों हुआ था। देखिए, एक तो 84 प्रकार के कर ले रहे थे जो सामंत थे, जो उस समय में और के महाराणा थे फतेह सिंह। ठीक है। 84 प्रकार के जो कर ले रहे थे उनमें से, ठीक है, और लाटा और कुंता की बात में बता दिया था, वो भी एक प्रकार से कर था। चौरी करता कृष्ण सिंह ने लिया था, शुरू किया था। तलवार बनाई करता पृथ्वी सिंह ने शुरू किया था 1906 में, और चौरी कर 1903 में कृष्ण सिंह ने शुरू किया था। और एक प्रकार से बेगार पड़ता, इससे भी किसान परेशान हो रखे थे। देखिए, इसके बाद में अपन बात किए थे तलवार बनाई करके नाम भी जाने थे। जो मेवाड़ में तलवार बनाई कर को तलवार बनाई के नाम से जाना जाता है, नजराना और खेत खालसा के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ में उखमनामा और पेशकशी के नाम से जाना जाता है। और जैसलमेर में जो तलवार बंदाई कर नहीं लिया जाता था। तलवार बंदाई कर मैं आपको बता दिया था जो क्या होता था भाई। तलवार बंदाई जो सामंत अपनी गद्दी पर बैठता था या नया सामंत बैठता था गद्दी पर, टिकाने की गद्दी पर, तो वो राजा को ये जो तलवार बंदाई कर देता था। देखिए, ये कर जनता से नहीं वसूला जाता था। मैं पिछली क्लास में आपको बता दिया था शुरुआत में, अभी भी बता रहा हूं। तलवार बंदाई कर जनता नहीं देती थी, सामंत राजा को देता था, और सामंत इस कर को जनता के ऊपर थोपने लग गया था। ठीक है। ये प्रक्रिया थी इस तलवार बंदाई करके। और चौरी कर जो मैं बता दिया, जो किसानों की लड़कियों की शादी होती थी, तो उस लड़की यानी जो शादी होती थी उस लड़की की जो शादी के बदले में एक प्रकार से कर लगाना शुरू कर दिया था कृष्ण सिंह ने। किसान अपनी लड़की की शादी पर कृष्ण सिंह को या सामंत को ये कर देगा चौरी कर। देखिए, इसमें 13 रुपए लिए जाते थे। कुछ जगह पर अपने को 5 रुपए भी मिलते हैं लिखे हुए किताबों में, 13 रुपए 5 रुपए। हालांकि इस प्रकार से कोई जो रुपए नहीं पूछने वाला अपने को। देखिए, इसके बाद में अपन बात किए थे जैसलमेर के बारे में बता दिया था। जैसलमेर रियासत में तलवार बंदाई कर नहीं लगाया गया था या नहीं लिया जाता था या नहीं दिया जाता था। इसके बाद में प्रथम चरण की बात की थी। 1897 से 1915 तक प्रथम चरण चला था। देखिए, जो प्रथम चरण जो इसकी शुरुआत हुई थी बिजोलिया आंदोलन की, वो गिरधरपुरा गांव में एक जो मृत्युभोज था, तो उस मृत्युभोज के प्रोग्राम में बातचीत होती है और उससे होती है। ठीक है। देखिए, जो मृत्युभोज था मैं आपको बता दिया था, जो गंगाराम जी जो धाकड़ किसान थे उनका मृत्युभोज था, वहां से बातचीत होती है। और साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं शिकायत लेकर सामंत के खिलाफ। मेवाड़ महाराणा जो फतेह सिंह जी थे वो कुछ यानी अपने लोग भेजते हैं वहां पर। ठीक है। अपने अधिकारी भेजते हैं। देखिए, जो उसका नाम था, जो जांच अधिकारी है था, हामिद था। उसके बारे में मैं आपको बता दिया था, वो किसानों के पक्ष में रिपोर्ट देता है। हालांकि कुछ सही स्तर पर जो किसानों के पक्ष में फैसला नहीं आ पाता है या किसानों की सही स्तर पर मदद नहीं हो पाती है। प्रथम चरण में जो स्थानीय नेताओं द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, मैं आपको नाम भी बता दिया था। प्रेमचंद भील थे, फतेहकरण चारण थे, ब्रह्मदेव। ठीक है। फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को निष्कासित कर दिया गया था महाराणा द्वारा या सामंत के द्वारा। तो अपन यहां तक पढ़े थे प्रथम चरण। आज पढ़ेंगे द्वितीय चरण।
ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन द्वितीय चरण। देखिए द्वितीय चरण था ये 1915 से 1923 तक चला था, ठीक है। और तृतीय चरण था जो 1941 तक चला था, 1923 से। देखिए द्वितीय चरण की अगर बात करें अपन सबसे पहले, तो इसमें जो शुरुआत वाली बातें करेंगे अपन, जो स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रथम चरण में जो स्थानीय नेताओं द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था। द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक का नाम सब लोग जानते हैं, बड़े नेता थे वो। देखिए यानी अजमेर में यानी इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह, ठीक है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह, और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थे विजय सिंह पथिक। ठीक है, देखिए जो गोपाल सिंह खरवा के जो नजदीकी माने जाते थे विजय सिंह पथिक, ठीक है, गोपाल सिंह खरवा। तो गोपाल सिंह खरवा के जो अंडर में ये अजमेर में कार्य कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, गोपाल सिंह खरवा के नजदीकी माने जाते थे, और गोपाल सिंह खरवा के अंडर में अजमेर में क्रांति की प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, कि अपन अजमेर से क्रांति करेंगे, ठीक है। देखिए जब जो अंग्रेजों को इनका पता चल जाता है कि विजय सिंह पथिक गोपाल सिंह खरवा के अंडर में रहकर अजमेर से क्रांति की प्लानिंग कर रहा है, तो अंग्रेजों को पता चलते अंग्रेज इनको पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं, ठीक है। देखिए जेल से भाग जाते हैं विजय सिंह पथिक, और जेल से भागकर साधु का वेश बनाया। वास्तविक नाम जो भूप सिंह था, इस नाम को चेंज किया और विजय सिंह पथिक अपना नाम रख लिया, ठीक है। जेल से भाग जाते हैं और विजय सिंह पथिक अपना नाम रख लेते हैं। देखिए चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है ओछड़ी, ठीक है। चित्तौड़ में ओछड़ी नामक जगह पड़ती है, यहां पर एक सभा का गठन किया था, विद्या प्रचारिणी सभा। अब देखिए वेश बदल लिया, नाम बदल लिया, साधु को वेश बना लिया, दाढ़ी मूछे सब बढ़ा ली, दाढ़ी वगैरह बढ़ा ली, बाल वगैरह बढ़ा लिए, नाम विजय सिंह पथिक रख लिया था। ओछड़ी में जाकर विद्या प्रचारिणी सभा का गठन कर लिया। यहाँ पर बच्चों को विद्या विद्या बांटते थे, पढ़ाते थे, किसान लोगों को बुला लिया करते थे और प्रवचन दिया करते थे बैठे बैठे। इस प्रकार से अपन क्रांति करेंगे, धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे थे यहाँ पे बैठे बैठे। किसान इनके पास आ जाया करते थे। देखिए साधु सीताराम दास की अपन बात कर चुके हैं पहले भी। साधु सीताराम दास जो पुस्तकालय में नौकरी करते थे, उनको निकाल दिया गया था पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से। इस विद्या प्रचारिणी सभा में यानी ओछड़ी गांव में जाकर विद्या प्रचारिणी सभा में विजय सिंह पथिक से मिले और इनके प्रवचन वगैरह सुने, भाषण सुने और प्रभावित हुए साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक से कहते हैं कि आपको हमारे बिजोलिया में चलना चाहिए। विजय सिंह पथिक पूछते हैं ऐसा क्या है बिजोलिया में, क्यों चलूं वहां पे, क्या है वहां पे।
साधु सीताराम दास कहते हैं भाई वहाँ पे हमारे आंदोलन चल रहा है और उसमें आप भाषण वगैरह दोगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, आप अच्छे से भाषण दे सकते हो और जनता को अपने साथ ले सकते हो और विद्रोह कर सकते हैं अपन सही तरीके से राजाओं के खिलाफ या सामंत के खिलाफ। ठीक है। रिक्वेस्ट करने पर विजय सिंह पथिक मान जाते हैं। हालांकि विजय सिंह पथिक को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था, अच्छा एक मंच चाहिए था। वो तो खुद सोचते हैं मन ही मन में भाई मैं पहले खुद ही क्रांति करने वाला था, लेकिन अंग्रेज जेल में डाल दिए थे, वहां से भागा हूँ, नाम बदला हूँ, मेरा वेश ऐसे इस प्रकार साधु का बनाया हूँ। मुझे खुद भी इसी बात की आवश्यकता थी या इसी चीज की आवश्यकता थी या इसी प्रकार के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। तो विजय सिंह पथिक साधु सीताराम दास के बुलावे पर या कहने पर बिजोलिया आते हैं। ठीक। देखिए पहले जो माणिक्यलाल वर्मा से मिलते हैं आते ही विजय सिंह पथिक। माणिक्यलाल वर्मा पहले जो ठिकाना था बिजोलिया ठिकाना, यहीं पर नौकरी करते थे। ठीक है। देखिए भाई बड़े नेता थे आंदोलन के, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी। अपन बात करते हैं अभी आगे धीरे धीरे रामनारायण चौधरी की। देखिए 1916 में बिजोलिया आ गए थे विजय सिंह पथिक। 1916 में बिजोलिया आ गए साधु सीताराम दास के कहने पर। माणिक्यलाल वर्मा से मिलते हैं और किसानों को पूछते हैं भाई आप किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, आपका कौन नेता है यहाँ पे, कौन आंदोलन कर रहा है। तो वहाँ के किसान सब यही बोलते हैं भाई हम किसान, जो धाकड़ किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है। हमारी जो धाकड़ किसान पंचायत है वो आंदोलन कर रही है। विजय सिंह पथिक इनको समझाते हुए ऐसा नहीं होता है, इस प्रकार से पंचायतें आंदोलन नहीं कर सकती है, अपने को एक समिति बनाना पड़ेगा या एक कमेटी बनाना पड़ेगा। ठीक है। देखिए फिर उन्होंने बिजोलिया किसान पंचायत तैयार की। ठीक है। बिजोलिया किसान पंचायत, उसका नाम दिया गया था ऊपरमाल पंच बोर्ड। ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड। देखिए मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा। ऊपरमाल पंच बोर्ड। ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया विजय सिंह पथिक ने। ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हूं। अब इसके जो नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर लिख दूंगा। ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो गठन किया गया था वो आंदोलन समिति के लिए किया गया था। ठीक है। 1917 में बेरीसाल गांव में इसका गठन किया गया था हरियाली अमावस्या के दिन। ठीक है भाई, इसको मिटा के ढंग से लिख लेते हैं ऊपर, आप भी कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है। ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में गठित किया गया था। देखिए मेवाड़ में एक उत्सव मनाया जाता है, एक त्योहार मनाया जाता है हरियाली अमावस्या। बेरीसाल गांव है, हरियाली अमावस्या। ठीक है। हरियाली अमावस्या को बेरीसाल गांव में 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। भाई अपन बिजोलिया आंदोलन के लिए एक समिति बनानी होगी, ये धाकड़ किसान पंचायतों से आंदोलन नहीं होगा। ठीक है। देखिए अब ये हरियाली अमावस्या आप थोड़ा नोट करना। उस समय आज तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही
अच्छा है, अच्छे स्तर पर यातायात की सुविधा है। अब उस समय की बात देखो, 1917 के आसपास की बातें हैं। भाई कौन किसानों को एकत्रित करे? आज तो जैसे विधानसभा घेर लेते लोग आ जाते हैं, दिल्ली पहुंच रहे किसान, ट्रकों से पहुंच रहे, ट्रैक्टरों से पहुंच रहे हैं। तो उस समय एक भीड़ एकत्रित करना भी एक मुश्किल काम होता था। तो मेवाड़ में जो यानी हरियाली अमावस्या है, जो बहुत ही अच्छे स्तर पर मनाई जाती है, जो इसका उत्सव, यहाँ पर भीड़ एकत्रित हुई थी। तो विजय सिंह पथिक माइंडेड बंदे थे, इनको लगता है भाई वहां पर भीड़ एकत्रित होगी और वहां पर अपन चलेंगे और भाषण देंगे आंदोलन के लिए। देखिए, तो ये बात ध्यान रखना। तो 1917 में बेरिसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की गठन करते हैं ये। देखिए, अब बात करते हैं इस जो कमेटी बनाई गई थी, ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया गया था। अब इसका अध्यक्ष कौन बनाया जाए? क्योंकि उस समय जो किसान, आज भी जो पंचायती होती है उनका जो सरपंच होता है भाई मुखिया। तो उस समय जो धाकड़ किसान पंचायती थे उनका जो मुखिया सरपंच, तो सरपंच के बस की बात है नहीं भाई, जो ये आंदोलन करना इस प्रकार वो पंचायत को संभालेगा। तो इसका जो अध्यक्ष बनाया जाएगा भाई, किसे बनाया जाए? ठीक है, तो अध्यक्ष बनाया गया मन्ना पटेल जी को। ठीक है, मन्ना पटेल थे, मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था ऊपरमाल पंच बोर्ड का। देखिए, विजय सिंह पथिक को लगता था, या सभी को लगता है, आज के जो बड़े नेता होते हैं, बड़े स्तर पर जो आंदोलनों की जो भी समितियां होती है, किसी प्रकार की समिति मान लो, ना कि ओनली वही आंदोलन की, किसी प्रकार की समिति हो, उसमें फिर जैसे अपने कोई भी आंदोलन करे और या कोई भी पार्टी होती है, उसमें युवाओं की भी समिति भी होती है। ठीक है, तो विजय सिंह को लगता था, विजय सिंह पथिक को, कि भाई अपना आंदोलन करेंगे, आंदोलन के लिए बड़ी मीटिंग होगी, तो उसके लिए दरिया वरिया कौन बसाएगा, टेंट कौन गाड़ेगा, पानी वानी की व्यवस्था कौन करेगा, तो व्यवस्था संभालने के लिए कौन, किसे बोलेंगे अपन? अब ये तो है नहीं कि वो टेंट भी विजय सिंह पथिक लगाए और दरिया भी विजय सिंह पथिक लगाए यानी बिछाए। ऐसा थोड़ी ना होता है जैसे अपने गहलोत जी आए, किसी भी जगह पर गहलोत जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, और मोदी जी और गहलोत जी खुद ही दरिया बिछाए और टेंट लगाए। उनके जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष बना देते हैं, जैसे कांग्रेस युवा मोर्चा का अध्यक्ष जिला देहात में अध्यक्ष बना दिया, बीजेपी में भी जिला देहात में जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना देते हैं। फिर उनका काम होता है अपने साथ युवाओं की समिति तैयार करना और युवा लोगों को साथ लेकर व्यवस्थाएं बनाए रखना। ठीक है भाई, कहाँ पर गाड़ी भेजनी है, वहां से लोगों को लाना है, वहां पर छोड़ना है, इस प्रकार की भाई कैंपेनिंग वही करते हैं। ऊपरमाल युवा समिति की यानी ऊपरमाल सेवा समिति गठित करते हैं, एक युवाओं की समिति थी। ठीक है, ऊपरमाल सेवा समिति, देखिए ये सेवा अभी ऊपरमाल सेवा समिति थी, इसके इसका गठन करते हैं विजय सिंह पथिक, ये युवाओं की समिति थी। देखिए, ऊपरमाल पंच बोर्ड बना लिया, ऊपरमाल सेवा समिति बना लिए। अब देखिए, इसके बारे में अपन बात करते हैं भाई, युवाओं को अनाउंसमेंट कर दिया विजय सिंह पथिक ने कि आप पूरा एरिया है बिजोलिया का, वहां पर एक प्रकार से डंका बजा दो कि अब आंदोलन करेंगे। तो युवाओं को ये काम होता था भाई, पंपलेट चिपकाना, पोस्टर बांटना, लोगों में, जनता में प्रचार करना। तो एक पर्चा प्रकाशित किया था विजय सिंह पथिक ने, ऊपरमाल का डंका। ठीक है, ऊपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया था। ठीक है भाई, आप कुछ भी मान सकते हो, ऊपरमाल का डंका जो पर्चा प्रकाशित किया था, पोस्टर भी बोल सकते हो, पंपलेट बोल सकते हो। ठीक है, आपको जो समझ में आए वो मान लेना। ऊपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया इन्होंने।
देखिए, अब इनको लगने लग गया था भाई अपन बड़े स्तर पर आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन अपन बोले किसको, या बड़ी शक्ति ढूंढे अपन आंदोलन के लिए। अब इनको लग रहा था भाई राजस्थान से बाहर भी जाकर किसी बड़ी शक्ति को इसके लिए बोला जाए, अपन सब अपने समर्थन में लिया जाए, तो किसके पास जाए। देखिए, उस समय 1919 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन चल रहा था। अब उस समय जो विजय सिंह पथिक थे, यहां पर अमृतसर चले गए। ठीक है, विजय सिंह पथिक थे, कांग्रेस से समर्थन लेने के लिए अमृतसर चले गए थे। देखिए, विजय सिंह पथिक शुरुआत में मिलते हैं बाल गंगाधर तिलक से। ठीक है, ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक से जब मिलते हैं तो बाल गंगाधर तिलक इनके पक्ष में हो जाते हैं या समर्थन में आ जाते हैं कि हमारे जो राजस्थान में बिजोली आंदोलन चल रहा है और उसका पक्ष में आपको समर्थन देना चाहिए। ये पूरी बात बताते हैं भाई किस प्रकार की स्थिति है वहां पर किसानों की, बाल गंगाधर तिलक को बताते हैं। बाल गंगाधर तिलक बाकायदा अधिवेशन में प्रस्ताव लेकर जाते हैं बिजोलिया आंदोलन का, अमृतसर अधिवेशन में। एक और जो बाल गंगाधर तिलक के साथ थे एक नेता थे केलकर। ठीक है, तिलक वो केलकर। देखिए, केलकर भी विजय सिंह पथिक या बिजोलिया आंदोलन के समर्थन में आ गए थे। ठीक है, अब इस अधिवेशन में कुछ लोगों ने इनका विरोध भी किया, भाई इस प्रकार से अपन इतने जल्दी समर्थन नहीं दे सकते हैं। तो मना करने वाले लोगों में से थे बड़े नेता थे, नाम आएगा आपके सामने, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, समर्थन देते हैं तिलक और केलकर, और ये समर्थन नहीं देते हैं। ठीक है, समर्थन नहीं देते गांधी जी और मालवीय जी। गांधी जी और मालवीय जी का जो तर्क था समर्थन नहीं देने के पीछे, मैं आपको बता देता हूं। गांधी जी को लग रहा था कि भाई अपन इस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं भारत से। अगर इस प्रकार से अपन जो राज्यों में या रियासतों में जो आंदोलन चल रहे हैं उनके खिलाफ, उन आंदोलनों के यानी पक्ष में उन रियासतों के राजाओं या सामंतों के खिलाफ अगर आंदोलन करेंगे तो इधर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पाएंगे। तो इस प्रकार से अपनी शक्ति बट जाएगी, दो गुटों में हो जाएगी। भाई आधी शक्ति अपन राजाओं और सामंतों के खिलाफ लड़ने में लगा देंगे और आधी शक्ति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में लगा देंगे। तो एक प्रकार से अपन ना तो अंग्रेजों से जीत पाएंगे, ना अंग्रेजों को निकाल पाएंगे, और ना ही राजाओं और सामंतों से जीत पाएंगे ढंग से। पहले अपन अंग्रेजों से जीत लेते हैं, अंग्रेजों को भगा देते हैं, आजादी पा लेते हैं, इनसे आजादी ले लेते हैं, फिर बाद में अपन मिलकर या बैठकर जो राज्यों या रियासतों में जो सामंत है और राजा है इनसे निपटेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार गांधी जी और मालवीय जी ने समर्थन नहीं दिया था और तिलक और केलकर ने समर्थन दिया था। हालांकि फिर तिलक ने, जो बाल गंगाधर तिलक थे और जो मालवीय जी है, इन्होंने सबने मिलकर जो महाराणा जो फतेह सिंह थे, जो मेवाड़ के जो राजा थे, महाराणा थे, उनको पत्र लिखा था, भाई इस प्रकार से आप जनता को परेशान नहीं करें, अभी हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में बिजी हैं, तो आप जनता का ध्यान रखें। ठीक है, इस प्रकार से पत्र लिखे थे, तिलक भी लिखे थे भाई। ठीक है, देखिए तिलक और गांधी जी ने फतेह सिंह को पत्र लिख दिया किसानों के पक्ष में। देखिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे 1920 में। ठीक, 1920 में एक और इसके बाद में, यानी देखिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था 1919 वाले अमृतसर जो अधिवेशन के बाद में किसानों की तरफ। इसके बाद में एक और अधिवेशन होता है 1920 का,
ठीक है। जो नागपुर अधिवेशन था, देखिए जो नागपुर अधिवेशन था 1920 का कांग्रेस का, इसमें वापस जाते हैं विजय सिंह पथिक। ठीक है, विजय सिंह पथिक कुछ और लोगों को लेके जाते हैं इसमें, और किसान जो लोग थे, कालू जी थे, गोकुल जी थे, नंदराम जी थे। ठीक है, कालू जी, गोकुल जी, नंदराम जी को विजय सिंह पथिक लेकर जाते हैं। देखिए आप नोट कर लेना, हर नाम लिखने की जरूरी नहीं है यहाँ पे। कालू जी को लेके जाते हैं, गोकुल जी को लेके जाते हैं और नंदराम जी को लेकर जाते हैं विजय सिंह पथिक। और वहां पर कुछ प्रदर्शनी लगाते हैं, किसानों के जो अत्याचार हो रहा था इधर मेवाड़ में, बिजोलिया में, उनकी जो चित्र बनाते हैं। ठीक है, जो अत्याचार हो रहे थे उनको दर्शाते हैं चित्रों में, और उन चित्रों की वहां पर नागपुर में प्रदर्शनी लगाते हैं। इनका ध्यान खींचा जाता है, जो कांग्रेस के जो नेता थे या गांधी जी थे। देखिए अब सबका ध्यान इस ओर खिंच रहा था, या इस ओर आ रहा था, जो बिजोलिया किसान आंदोलन की तरफ, जो वहां पर वो प्रदर्शनी लगा रखे थे नागपुर में, विजय सिंह पथिक को, कालू जी, नंदराम जी और गोकुल जी। तो देखिए महात्मा गांधी का थोड़ा मन विचलित होता है और उनका ध्यान आता है इधर, और वो सोचते भाई इनका कुछ किया जाना चाहिए। देखिए गांधी जी का एक पीए था, महादेव प्रसाद देसाई। ठीक है, महादेव देसाई थे इनके जो पीए। ठीक है, गांधी जी के पीए थे महादेव देसाई। अब देखिए गांधी जी इस जो नागपुर वाला अधिवेशन था इसमें अपना नैतिक समर्थन दे देते बिजोलिया आंदोलन को। भाई अपने माइंड से ठीक है, महादेव देसाई को भेजते हैं, भाई महादेव देसाई तुझे अगर देख कर आ भाई क्या सिस्टम है, क्या सिचुएशन है बिजोलिया में, तो इसको भेजा जाता है। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं, भाई जो अब ये इधर भेज देते महादेव देसाई को। अब जो अखबारों में और समाचार पत्रों में किस प्रकार से बिजोलिया आंदोलन को दर्शाया जा रहा था, उसका फिर दबाव अंग्रेजों के ऊपर पड़ा। देखिए अखबार थे कानपुर से, गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम आपने सबने सुना होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी थे, वे प्रताप नामक समाचार पत्र लिखते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र प्रताप उसका नाम था। ये कानपुर से इस समाचार पत्र को प्रकाशित करते थे, और ये जो समाचार पत्र था ये साप्ताहिक था, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि समाचार पत्र ये कौन सा था, साप्ताहिक था। ठीक है, कानपुर से प्रकाशित होता था, गणेश शंकर विद्यार्थी का जो ये समाचार पत्र था। देखिए इसके लिए विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को कहा कि भाई प्रताप हमारे जो राजस्थान के ही थे, उनके नाम पर आपका जो ये समाचार पत्र है, और आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए, हमारी जो खबरें छापनी चाहिए बिजोलिया आंदोलन की। तो गणेश शंकर विद्यार्थी मान जाते हैं। विजय सिंह पथिक गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो एरो से आप समझ जाना, विजय सिंह पथिक गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजते हैं। ठीक है, एक प्रकार से देखिए आप समझ जाना भाई, सही तरीके से मैं एरो लगा दिया हूँ। विजय सिंह पथिक गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजते हैं, कि एक प्रकार से जब राखी बांधने के बाद में जैसे भाई बहन का ध्यान रखता है, इसी प्रकार से आप भी बिजोलिया आंदोलन का या हमारा ध्यान रखें या रक्षा करें। तो देखिए इस प्रकार से जो खूब मनमानी की गई थी, और अखबार जो समाचार पत्र वालों ने भी अच्छे से साथ दिया था। ठीक है, एक जो तिलक थे, जो बाल गंगाधर तिलक, उनका भी एक समाचार पत्र आता था मराठा। ठीक है,
इसको पूना से प्रकाशित करते थे जो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, प्रताप कानपुर से प्रकाशित होता था। मराठा जो पूना से प्रकाशित होता था। मराठा तिलक का समाचार पत्र था। और जो प्रताप था वो गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र था। देखिए इसके बाद में अपन एक और पढ़ते हैं, मदन मोहन मालवीय का भी एक समाचार पत्र था। ठीक है, अभ्युदय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय का भी एक समाचार पत्र था, अभ्युदय। मदन मोहन मालवीय प्रयाग से प्रकाशित करते थे। प्रयाग जो इलाहाबाद में, ठीक है, ये समाचार पत्र था। ठीक है भाई, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी का अभ्युदय समाचार पत्र था, प्रयाग से प्रकाशित करते थे, जो इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, प्रयाग। अब इसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं इन जो जो बिजोली आंदोलन था इसकी खबरें इन जो सभी अखबारों में छपी थी। देखिए मैं पानी पी लेता हूँ, इतने में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं आगे जो अभी समाचार पत्रों के जो नाम है इंपॉर्टेंट है भाई, ये थोड़े नाम ध्यान रख लिया करो समाचार पत्रों के। देखिए अब धीरे धीरे फिर अंग्रेजों के ऊपर दबाव आने लग गया था, समाचार पत्रों में खबरें आने लग गई थी, तो अंग्रेज भी अंग्रेजों के ऊपर भी दबाव आने लग गया था, भाई आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो अब आगे फिर अब आयोग बनाए गए थे, कमेटियां बनाई गई थी जांच के लिए, तो उनकी अपन अब आगे बात करते हैं। देखिए अब मेवाड़ सरकार में एक आयोग बनाया गया था। ठीक है, पहले मेवाड़ सरकार द्वारा बनाया जाता है, फिर आगे जो अंग्रेजों द्वारा या जो आयोग बनाए गए थे या कमेटियां बनाई गई थी उनकी बात करेंगे। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया गया था पहले मेवाड़ सरकार द्वारा। ठीक है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। देखिए बिंदुलाल जो थे मांडलगढ़ के अखीम थे। मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में अखीम का एक पद होता था, मांडलगढ़ के अखीम थे, बिंदुलाल थे जो। देखिए जो आयोग बनाया गया अब इसके सदस्य भी होंगे। ठीक है, अफजल अली इसका एक सदस्य बनाया गया इस आयोग का। ठीक है, देखिए उस समय पृथ्वी सिंह मर गया था। ठीक है, पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो पृथ्वी सिंह के बाद में जो सामंत बना था केसरी सिंह बना था। तो केसरी सिंह जब सामंत बना था वो बाल्यावस्था में था या बचपन में ही था या कम उम्र में सामंत बन जाता है। तो देखिए अब अमर सिंह की बात बता रहा हूं मैं जो है। ठीक है, केसरी सिंह बचपन में ही सामंत बनता है, तो केसरी सिंह के प्रतिनिधि के तौर पर इस आयोग में एक सदस्य अमर सिंह को बनाया गया था और जो अफजल अली को भी इसका सदस्य बनाया गया था। अफजल अली थे न्यायाधीश थे। ठीक है, आपको सही समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अमर सिंह को सदस्य बनाया गया था इसका। केसरी सिंह का प्रतिनिधि के तौर पर इसका जो सदस्य बनाया गया था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का। ठीक है, देखिए
अब इसमें सही तरीके से जांच नहीं हो पाती इस आयोग के द्वारा भी, ये मेवाड़ सरकार द्वारा बनाया गया था। तो अब इसमें सही जांच नहीं हुई, फिर आगे क्या किया जाए। फिर इसमें देखिए एक और आयोग बनाया गया, ठीक है, द्वितीय आयोग बनाया गया एक और, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके सदस्य फिर बनाए गए थे, एक तो राज सिंह बेदला था, ठीक है, द्वितीय आयोग बनाया गया था, बेदला का सामंत था राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालविया। ठीक है, ये सदस्य बनाए जाते हैं राज सिंह बेदरा, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालविया। देखिए जो रमाकांत मालविया था, जो इसका थोड़ा ध्यान रखना, राज सिंह बेदला था जो बेदला का सामंत था, बेदला जगह थी या ठिकाना था, जो जागीर थी, इसका जो सामंत था राज सिंह था। ये रमाकांत मालविया था जो, देखिए मेवाड़ का एक सुप्रीम कोर्ट होता था, महिंद्रा सभा कहा जाता था उसको, इंद्रलाल ठीक है, मेवाड़ का जो सुप्रीम कोर्ट कहलाता, जो महिंद्रा सभा था जो, देखिए जो इसका तो ज्यादा प्रमुख था रमाकांत मालविया, जो महिंद्रा सभा का प्रमुख था रमाकांत मालविया। देखिए अब ये जो आयोग बन गए, जो प्रथम जो आयोग बताया था मैं अभी, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, द्वितीय आयोग ये बन गया राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालविया इसके सदस्य थे। अब जो ये आयोग बनने के बाद में और इनकी जो मीटिंगें हुई या समितियां हुई या भाषणबाजी हुई, इसमें जो फैसले लिए गए, उसके बाद में अंग्रेजों पर दबाव आना शुरू हो गया था। अब अंग्रेजों द्वारा भी जो जांच समिति बनाई गई थी, ठीक है, देखिए अंग्रेज सरकार द्वारा एक जांच समिति बनाई गई थी, ठीक है, 1922 में। ठीक है, 1922 ईस्वी में अंग्रेज सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई थी भाई, जो वो दो आयोग बिठाए गए थे, उनके बाद में अंग्रेजों पर दबाव आना शुरू हो गया था भाई, अब अंग्रेजों द्वारा भी जांच की जानी आवश्यक थी। इनको लग रहा था कि भाई अब नहीं फिर ज़्यादा विद्रोह करेंगे और अपने को कुछ करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए। ये जांच समिति बिठाते हैं 1922 में। देखिए अंग्रेज सदस्य इसमें रहते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी था उस समय, एजेंट टू गवर्नर जनरल था रॉबर्ट हॉलैंड। और इसका जो पीए था इस समय, यहाँ का जो पीए था वो विल्किंस था, ठीक है, जो पीए था जो विल्किंस था। और एक जो सचिव था यहाँ का, जो रॉबर्ट हॉलैंड का, अंग्रेजों का सचिव था यहाँ पर, आगलवी नाम से अधिकारी था, ठीक है, आगलवी। अंग्रेज सदस्य रहते हैं तीन, रॉबर्ट हॉलैंड जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था, पॉलिटिकल एजेंट था या पीए था विल्किंस, और सचिव था आगलवी। इधर मैं लिख रहा हूं जो किसान नेता थे उनका नाम लिखता हूं। देखिए एक तो नेता था मोतीलाल था इसका नाम,
ठीक है। यहाँ का कोई सरपंच था, ये मोतीलाल था जो सरपंच था, ठीक है। मोतीलाल तेजावत नहीं है भाई, थोड़ा ध्यान रखना, मोतीलाल था ये। नारायण जी पटेल थे, यानी रामनारायण चौधरी थे, और माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है। नारायण जी पटेल, ठीक है। फिर किसानों की तरफ से ये चार मुख्य मुख्य नेता थे। मोतीलाल जी सरपंच थे, नारायण जी पटेल थे, रामनारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा। इंपोर्टेंट नेता थे रामनारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा। देखिए, ये बातचीत करते हैं, किसान और अंग्रेजों के बीच में आपस में बातचीत होती है, और ये समझौता सही तरीके से करवाते हैं, अच्छे तरीके से बात होती है, सही लेवल पे होती है बातचीत। और जो 84 प्रकार के जो कर लिए जा रहे थे किसानों से, 84 में से 35 कर माफ करवा दिए गए थे, ठीक है, माइनस करवा दिए गए थे 84 में से 35, ठीक है। तो आप ध्यान रखना होगा आपको भाई, जो कितने करो 49 करोगे लगभग, घटा सकते हो आप आराम से, ठीक है। 49 करोगे, अब 49 करे ही किसान राजाओं को दे पाए, या सामंतों को या राजाओं को दे पाएंगे। देखिए, अब ये जो किसान नेता थे, किसान थे जो नारे लगाते आ रहे थे, उधर सामंत के घर के आगे से निकल रहे थे। सामंत को लगा भाई यार आज ये इतने इतने खुश होकर कहाँ जा रहे हैं। तो ये लोग जो सामंत पूछे इनको, भाई आप कहाँ जा रहे हो, इतने खुश कैसे हो। तो हम आपसे, जो ये बोलते किसान या किसान नेता सामंत को, कि आज से हम तेरे को 84 प्रकार के जो कर नहीं देंगे, तू पहले 84 प्रकार के कर लेता था, अब 35 प्रकार के जो कर है माफ कर दिए गए हमारे। किसने किया है? तो ठीक है भाई, उन्होंने मिलके, और हमारे जो जो राजाओं की तरफ यानी किसानों की तरफ से जो नेता आए थे, और उधर अंग्रेजों की तरफ से भी आए थे, और ये मिलकर जो महाराणा जी से बातचीत करके और 35 कर माफ करवा दिए गए। अब देखिए, जो सामंत था वो थोड़ा लिचड़ा आदमी था, मुड़ी था, और एक प्रकार से भाई साहब टाइप बन रहा था वो देखिए जो किसानों को मना कर देता, भाई मैं इस फैसले को नहीं मान रहा, जो तुम्हारे मन में है वो कर लेना, जो तुम्हारे जी में है वो कर लेना, जो जाओ तुम्हारे राजा को जाकर कह दो उसके बाप की जमीन नहीं है, जो जिस जमीन पर तुम जो कृषि करते हो, खेती करते हो, एग्रीकल्चर करते हो, वो जमीन है मेरी। अब इस फैसले को भी माने नहीं थे, ठीक है। इस फैसले को बिजोलिया के सामंत ने लागू नहीं किया था। अब देखिए, अब आगे क्या होता मैं आपको बता देता हूँ। और आगे अंग्रेजों ने एक ट्रेंच अधिकारी को बोला कि भाई जा, अब तू जाकर किसानों से सेटलमेंट करके, हाँ भाई किस प्रकार की जमीन पर आपको कर देने हैं और किस प्रकार की जमीन पर कर नहीं देने हैं। तो ट्रेंच को भेजा गया। ये ट्रेंच जो अंग्रेजों की तरफ से जांच करने के लिए आता है, करों को जो फिक्स करने के लिए आता है भाई किस प्रकार की जमीन पर आपको कर देने होंगे और किस प्रकार की जमीन पर नहीं देने होंगे। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि जिस जमीन पर जो कृषि होगी या फसल होगी, उस जमीन का कर थोड़ा ज्यादा लिया जाना चाहिए, और जो जमीन बंजर है, जो जमीन उपजाऊ नहीं है, जिस जमीन पर कृषि नहीं हो रही है, जिस जमीन पर खेती नहीं हो रही है, उस जमीन का कर भी कम लिया जाना चाहिए, या तो एक प्रकार से माफ बिल्कुल कर दिया जाना चाहिए। जिस जमीन पर खेती नहीं हो रही है तो उसका कहीं का कर, और या फिर लिया भी जाए तो नाम मात्र का लिया जाना चाहिए। लेकिन जो ट्रेंच आया था, ये अंग्रेज था बेचारा, उसको कुछ ढंग से पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। ये कृषि जिस जमीन पर होती थी उसका कर तो फिक्स कर गया कम, और जिस जमीन पर जो कृषि नहीं होती थी या बंजर जमीन थी उसका कर गया ज्यादा, या टैक्स कर गया ज्यादा। तो ये लफड़ा हो गया, किसान परेशान, भाई जिस जमीन से खेती नहीं हो रही है तो उसका कर कैसे ज्यादा दे। तो ये देखिए, इनके लफड़ा हो गया। और जो फिर विजय सिंह पति के पास वापस जाते हैं जो किसान थे, जो
भाई इस प्रकार से उन्होंने तो मना कर दिया है। अब देखिए जो इन्होंने मना कर दिया था जो सामंत ने, फिर अब क्या किया जाए। जो भी अब बात थी, अब किसान और सामंत के बीच में, अब देखिए जो किसान और सामंत के बीच में अगर बातचीत होती है तो वापस ही वही लड़ाई, वापस ही वही विजय सिंह प्रतीक याद आए। विजय सिंह प्रतीक के पास चले गए और उस समय फिर तीसरा चरण शुरू होता है बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो अपन अब पढ़ेंगे जो अंतिम चरण है बिजोलिया किसान आंदोलन का। तीसरा चरण है 1923 से 1941 तक चला था। 1941 में समाप्त हो गया था जो बिजोलिया किसान आंदोलन है जो। ठीक है, तृतीय चरण फर्स्ट और सेकंड अपन पढ़ चुके हैं। अब तृतीय चरण की बात करते हैं अपन। देखो 1923 से 1941 तक चला था। विजय सिंह प्रतीक के पास वापस जो किसान आते हैं और वो बोलते हुए किस जो सामंत ने तो फैसला ही नहीं माना है, और जो वो ट्रेंच अधिकारी आया था वो इस प्रकार के करोड़ फिक्स कर गया है। एक प्रकार से जले हुए गांव पर नमक छिड़कना हो गया। विजय सिंह प्रतीक इनको एक ज्ञान देता है, मैं आपको एक ज्ञान देता हूँ, कान में बताता है भाई आप तो ऐसे करो कि आप जो भी जमीन आपके पास सामंत की जमीनें हैं उस जमीन यानी सभी यानी सारी जमीन को सामंत को वापस लौटा दो, और अगर आप लौटा दोगे तो उस पर कृषि नहीं होगी, और कृषि नहीं होगी तो सामंत के पास रेवेन्यू या टैक्स नहीं पहुंचेगा या कर नहीं पहुंचेगा। सामंत वैसे ही परेशान हो जाएगा खुद, और कर उसके पास खेती से ही पहुंचता था, जमीनों से ही पहुंचता था, तो खुद ही आपको वापस जमीन देने के लिए तैयार हो जाएगा और कर माफ कर देगा। विजय सिंह प्रतीक का कहना मान लेते हैं और सामंत के पास चले जाते हैं किसान, और बोलते हैं कि हम जमीनें वापस दे रहे तेरे को, और इन जमीनों को तू संभाल और तू ही खेती कर, हम ना ही तो कर देंगे या टैक्स भी नहीं देंगे और खेती भी नहीं करेंगे। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, सामंत थोड़ा अलग टाइप का था, उसका माइंड कुछ अलग ही काम कर रहा था, जोरदार बंदा था वो भी। सामंत जमीनों के लिए बोलता है, एक दो बार तो वार्निंग देता है भाई आप दे तो रहे हो जमीनों को, मैं ले लूंगा, जब्त कर लूंगा, वापस नहीं दूंगा, अभी ले सकते हो, अभी माफ कर दिया जाएगा आपका जो भी मैटर है, जो भूल जाऊंगा मैं तो जो भी अपने बीच में बात हुई है जो, ठीक है। एक बार वार्निंग देने पर कुछ लोग तो वापस ले लिए थे, जो किसान थे वो वापस जमीनों को ले लेते हैं खाद, ठीक है। फिर एक बार और जो वार्निंग देते हैं जो सामंत था, जो देख लो अभी भी बचा टाइम बचा हुआ है, बेटी बाप के ही अभी तो, और जो जमीन जब्त कर ली जाएगी मैं बेच दूंगा, दूसरों को नहीं दूंगा, और कुछ बंदे वापस ले लेते हैं। और कुछ जो किसान अड़िग थे वो बोलते हैं भाई तू तेरी जमीन को तू ही संभाल और तू ही खेती कर और तू टैक्स चुकाता है। अब देखिए जो सामंत का माइंड चल भी अलग ही रहा था, अलग ही काम कर रहा था, वो उन जमीनों को जब्त कर लेता है, और यहाँ तक कि वो दूसरे जो किसानों को या दूसरे जो रियासतों के किसानों को उस जमीनों को बेच देता है, या दूसरे किसान जो और जो डॉक्यूमेंट्स पहले ले चुके थे वापस उन जो किसानों को बेच भी देता है। और जो किसान जमीन वापस लौटा दिए थे, जो अड़िग किसान थे, उन जमीनों से उन जमीनों के या और उन किसानों से पट्टे ले लेता है, भाई पट्टे भी दो इन जमीनों के, तो पट्टे सौंप देते हो किसान। उनको लग रहा था विजय सिंह प्रतीक बोले थे और वापस दे देगा परेशान होकर, लेकिन वो पट्टे लेकर और बेच दिया था दूसरे किसानों को, ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत जमीनों को बेच भी दिया था। तो देखिए अब विजय सिंह प्रतीक को के पास वापस जो सामंत आए, जो किसान आए, और वो बोले वो तो जमीन ले लिया वापस। विजय सिंह प्रतीक को लगा यार इससे क्या बात हुई, तो वो बोलता है वापस वो दे देगा कुछ दिनों बाद में परेशान होकर, ठीक है। अब देखिए अब विजय सिंह प्रतीक और उनको ज्ञान देने लगे, भाई यार ऐसे करो आप वैसे करो, यार परेशान हो चुके थे किसान, विजय सिंह प्रतीक से परेशान हो चुके थे। और देखिए मैं साफ बात बताऊं,
विजय सिंह पथिक से भी इधर वाले जो नेता थे और जो राजस्थान के जो नेता थे वो भी थोड़ा चिढ़ने लग गए थे। जैसे रामनारायण चौधरी थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, वो भी चिढ़ने लग गए थे और किसानों को उनके विपक्ष में उकसाने लग गए थे। तो किसानों को जो उकसाए जो और जो ये नेता थे, तो जो किसान विजय सिंह पथिक के पास जाते हैं और उसको धमकियां देते हैं और कि तू इस रियासत में वापस दिखना मत, यहाँ से निकल ले वापस, तेरे जो भी है ठिकाना, अगर दिखा तो पेड़ तोड़ देंगे तेरे। हमारी जमीनें वापस दिलवा दिया सामंत को, वो जब्त कर लिए, वो दे रहा नहीं है वापस, तेरे कहने में हम वापस दे दिए हैं। तो विजय सिंह पथिक तो 1927 में इस आंदोलन से अलग हो गए थे। ठीक है, विजय सिंह पथिक 1927 में इस जो बिजोरी आंदोलन से अलग हो गए थे। मैं बता दिया हूँ, ओनली यही कारण नहीं था जो सामंत द्वारा जमीन जब्त की गई थी, हालांकि अपने यही पढ़ा जाता है, लेकिन ये भी जो एक कारण मुख्य था, जो बड़े नेता थे और जो जैसे रामनारायण चौधरी थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, इस प्रकार के जो नेता थे इनके से चिढ़ने लग गए थे, इनके विपक्ष में होने लग गए थे, तो किसानों को उकसा दिए और जो किसानों को विजय सिंह पथिक के विपक्ष में कर दिए। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक खुद ही इस आंदोलन से फिर अलग हो जाते हैं। ऐसी ही चलती है भाई, देखिए आज भी ऐसा ही चल रहा है। कांग्रेस पार्टी देख लो, चाहे बीजेपी पार्टी देख लो, भारतीय जनता पार्टी है जो, इसमें देख लो, अपने को तो किसी पार्टी से वैसे मतलब है नहीं, लेकिन जैसे गहलोत जी सचिन पायलट जी के बीच में नहीं बन रहे हैं, उधर वसुंधरा जी के अलग ही टोन है, जैसे पूनिया जी के अलग ही टोन रहते हैं। बड़ी मीटिंग बीजेपी की होती है तो वसुंधरा जी के नाम नहीं लिया जाता, वहां पे पोस्टर पे वसुंधरा जी का फोटो नहीं लगाया जाता। वसुंधरा जी की मीटिंग होती है तो और जो बीजेपी के नेता होगा यानी फोटो वगैरह कट कर देते हैं, और इधर सचिन जी और गहलोत जी की तो आपको पता ही है जो भी चल रहा है। तो इस प्रकार के जो है नेता उसी टाइम समय पे भी उसी समय में भी होते थे। ठीक है, तो ये कोई आज की बात नहीं है, पहले से चली आ रही है ऐसी रघुकुल रीत सदा चली है। देखिए अब इसके बाद में बात करते हैं आगे, ये आंदोलन से अलग हो जाते हैं। सामंत द्वारा जो जमीन वापस जब्त कर ली गई थी, इसलिए जो किसान इनसे भी नाराज हो गए थे, विजय सिंह पथिक से भी। अब जो देखिए अपन बात कर लिए लगभग लगभग, और बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो समाप्त होने की कगार पर है। देखिए अब बात आगे आती है गांधी जी के पास में। गांधी जी के पास में वापस बात आती है तो गांधी जी को लगता है यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया है, और गांधी जी उधर और जो आंदोलन करने में लगे हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, गांधी जी के पास मैसेज गया तो गांधी जी को लगा कुछ तो करना पड़ेगा। गांधी जी, एक उनका जो बंदा था जमनालाल बजाज, ठीक है, जमनालाल बजाज गांधी जी के बंदे थे। गांधी जी का पांचवा पुत्र भी कहा जाता है जमनालाल बजाज को। गांधी जी भेजते जमनालाल बजाज को, यार जमनालाल तू जा, तेरा राजस्थान का मैटर है भाई। जमनालाल बजाज जी जो शेखावटी साइड गए थे, शेखावटी के थे, हाल ही में इनके परिवार में कुछ दिनों पहले जो एक कैंडिडेट का, एक सदस्य का निधन हुआ था, सिक्कर के थे। देखिए जमनालाल बजाज जी को भेजा जाता है गांधी जी के द्वारा, भाई तेरा राजस्थान का मैटर है, राजस्थान का मामला है, इसको सुलझा करा। जमनालाल बजाज आते हैं इधर, तो जमनालाल बजाज यहाँ की जो परिस्थितियां देखते हैं, और वैसे राजस्थान में लू के लपेटों के लव है ही क्या, ये आते हैं इधर, ये तो परेशान हो जाती थोड़े दिनों में जो इनकी परिस्थितियां देखकर। और एक मालवा के और जो नेता थे हरिबाबू उपाध्याय, ठीक है, गांधी जी जमनालाल बजाज को भेजे, जमनालाल बजाज हरिबाबू उपाध्याय को
जो आंदोलन का नेता बना के, ठीक है, नेता घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से आंदोलन चल रहा था। लास्ट में तो देखिए फिर बिल्कुल न्यूट्रल टाइप हो गया था आंदोलन था। तो धीरे 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 विजय सिंह पति और जी थे उस समय थोड़े चरम पर था। फिर वापस इनके बीच में बढ़ना बंद हो गया था। किसानों के बीच में, विजय सिंह पथिक के बीच में, आपस में नेताओं के बीच में बढ़ना बंद हो गया था। तो किस जो आंदोलन थोड़ा ढीला ढाला सा हो गया था। जमनालाल बजाज हरिबाबू उपाध्याय को नेता घोषित करके वापस ले गए। हरिबाबू उपाध्याय को घोषित कर दिया गया। देखिए 1941 में जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे वी राघवाचारी, ठीक है, और राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता, ठीक है। प्रधानमंत्री वी राघवाचारी और जो राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ जो समझौता करवा दिया था, ठीक है। ठीक है, किसानों और जो सामंतों के बीच में, राजाओं के बीच में, देखिए किसानों के डायरेक्ट सामंत से ही कांटेक्ट था, राजा से सामंत का कांटेक्ट था। तो किसानों और सामंत के बीच में कांटेक्ट यानी समझौता करवा दिया था वी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता ने कि भाई इनकी जो भी जमीनें बची हुई है जो तो वापस करो, और जो भी बात है जो इनके थोड़े बहुत टैक्स वगैरह जो भी माफ है जो कर दो अगर हो सके तो, और जो इनकी जमीनें वापस दे दी जाए। तो इनके जो द्वारा समझौता करवाया गया था वी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता के द्वारा किसानों और सामंत के बीच में। तो इस प्रकार से जो समझौता हो गया था बाद में, ठीक है। तो अपन जो समाचार पत्र थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं पहले। तो इस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन चलता है, 1941 तक चलता है। 1897 में शुरू होता है। देखिए 41 और 3 लगभग 44 साल चला था, ठीक है, 44 वर्ष चला था। देखिए इसका थोड़ा महत्व देख लेते हैं, और देखिए 2-4 बात और मैं बता देता हूं। प्रेमचंद का एक रंगभूमि उपन्यास है जो बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है, प्रेमचंद का। ठीक है, ये रंगभूमि उपन्यास है जो प्रेमचंद का है, जो बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। आप नोट कर लेना, प्रेमचंद का जो रंगभूमि उपन्यास है जो बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। इसके बाद में अपन बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा की। देखिए माणिक्यलाल वर्मा थोड़े सोशल टाइप के बंदे थे, सामाजिक गतिविधियां करते रहते थे, सामाजिक प्रोग्राम करते रहते थे, और जो जनता का या बिजोलिया की जनता का या मेवाड़ की जनता का उत्साह बढ़ाते रहते थे आंदोलन में। एक गीत गाते रहते थे, पंछिड़ा, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा पंछिड़ा गीत के माध्यम से जनता का उत्साह बढ़ाते रहते थे, ठीक है। ये भी आप नोट कर सकते हैं, प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास है। भंवरलाल जी भी एक किसान यानी और नेता थे इनमें, एक भंवरलाल जी, वो भी अपने गीतों के माध्यम से जनता का उत्साह बढ़ाते रहते थे, ठीक है। लेकिन माणिक्यलाल वर्मा का पंछिड़ा गीत थोड़ा ध्यान रखना, पंछिड़ा गाते रहते थे, जनता में घूमते रहते थे पंछिड़ा गाते हुए। और प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास भी आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के महत्व की, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंस क्या थी बिजोलिया किसान आंदोलन की। देखिए ये राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था, ठीक है। ये राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। ठीक है, राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। और देखिए जो विश्व का सबसे लंबा, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। विश्व का जो वर्ल्ड का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन,
ठीक है। विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था, 2 मई हो गए। सबसे लंबा का मतलब यहाँ पे लिख दिया 44 वर्ष तक चला था, 1897 से 1941 तक चला था। देखिए इसका अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था इसके द्वारा। ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, 1, 2 और 3 इंपॉर्टेंस जो मैं लाइनें बता रहा हूँ। किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार कर दिया था बिजोलिया किसान आंदोलन ने, कि किस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियां होती है आंदोलनों के दौरान। किसानों को भी राजनीति समझ में आ गई थी, राजनीति के बारे में समझ में आ चुका था किसानों को भी। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलनों से भी जोड़ा था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से भी जोड़ा था। इसके बाद में जो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ वगैरह, इनमें भी जो राजस्थान वाले पार्टिसिपेट करने लग गए थे या जुड़ने लग गए थे। ठीक, देखिए अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो अन्य जो आगे जो आंदोलन चले थे, किसान आंदोलन चले थे, उनके लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया था। ठीक है, आइडियल का काम किया था एक प्रकार से। ये जो बिजोलिया आंदोलन है, अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। जैसे बेंगू किसान आंदोलन हुआ था और बूंदी का किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, बेंगू और बूंदी, हालांकि बेंगू और बूंदी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो यहाँ तक अपन बात किए हैं। देखिए थोड़ा एक ये भी ध्यान रख लेना, जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो स्वाभिमान और स्वावलंबन वाला एक किसान आंदोलन था। जनता के स्वाभिमान और स्वावलंबन का भी एक प्रकार का आंदोलन था। स्वाभिमान और स्वावलंबन का मैं बात बताऊं कि और जो आंदोलन होते थे उसमें जो बाहर से चंदा इकट्ठा किया जाता था, डोनेशन लिया जाता था, लेकिन जो बिजोलिया किसान आंदोलन था इसमें खुद राजस्थान में ही चंदा लिया गया था, यानी बाहर से, राजस्थान के बाहर से चंदा नहीं लिया गया था। तो एक प्रकार से मेवाड़ की जनता का, राजस्थान की जनता का स्वाभिमान और स्वावलंबन का जो आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन था। तो ठीक है, अपना जो बिजोलिया किसान आंदोलन है जो कंप्लीट हो चुका है, और अपन नेक्स्ट क्लास में बेंगू और बूंदी वाले जो किसान आंदोलन पढ़ेंगे। फिर उनके बाद में जनजातीय आंदोलन भी शुरू होंगे, वो भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास आपको पसंद आएगी, क्लास को लाइक करें, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।